नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई की एरोस्पेस यूनिट ने ऐलान किया है कि उसने भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के तहत जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लड़ाकू जेट इंजन तैयार करेंगे। समझौते के अनुसार जीई एरोस्पेस के F414 इंजन का उत्पादन भी दोनों समूह मिलकर भारत में करेंगे। जीई एरोस्पेस की ओर से जारी बयान में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे पर इस समझौते को मील का पत्थर बताया गया है। ऐसे में इस डील से भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत मिलेगी और तकनीकी मामले में वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि जिस F414 इंजन के उत्पादन की बात हो रही है वो पिछले 30 सालों से अमेरिकी नौसेना का अहम हिस्सा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को प्रेस यानी पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है और इसे बड़ी बात करार दिया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हम आभारी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के अंत में एक प्रेस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमें लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और हमें खुशी है कि वो भी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। किर्बी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेट ऐसा है कि उसमें एक प्रश्न अमेरिकी प्रेस से है और एक प्रश्न एक भारतीय पत्रकार की ओर से पूछा जाना शामिल होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार विश्व भर के अन्य नेताओं के साथ हुई व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंसों को अब तक सख्ती से कंट्रोल किया जाता रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी जो बाइडेन और उनके मेहमानों से पूछे जाने के लिए पहले से ही अमेरिकी और विदेशी मीडिया से पत्रकारों को नामित करते हैं और बहुत सीमित संख्या में सवालों की अनुमति दी जाती है। बता दें, कभी कभार दिए गए व्यक्तिगत इंटरव्यू को छोड़ दें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने एक भी प्रेस वार्ता को संबोधित नहीं किया है। पीएम मोदी की अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर के बाद कांग्रेस ने कहा है कि 9 साल में पहली बार पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। कांग्रेस ने कहा है कि सवालों से डरे हुए पीएम मोदी ने सिर्फ 2 सवाल पूछने की इजाजत दी है। ये 2 सवाल क्या होने चाहिए, आप बता दें। इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय मीडिया की खिंचाई करते हुए कहा है, क्या पूछे जाने चाहिए इसकी तो लंबी लिस्ट है, बस आशा करती हूँ ये 2 पूछे नहीं जाएंगे। आप आम काट कर खाते हैं चूस कर। नंबर 2, आप कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या? अमेरिका में पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। भले ही भारतीय मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन रॉयटर्स जैसी न्यूज एजेंसी, अमेरिकी अखबार और सोशल मीडिया पर वहां के प्रदर्शन के फोटो छाए हुए हैं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिका में रहने वाले मणिपुर अमेरिकी लोगों ने भी अलग से प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी पर मणिपुर को आग में झोंकने का आरोप लगाया है। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी को क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा फोटो दिखाया गया है। भारत के राजनीतिक बंदियों का मामला भी कई पोस्टर और बैनरों में उठाया गया है। इसमें छात्र नेता रहे उमर खालिद प्रमुख हैं। ऐसा ही एक पोस्टर और होर्डिंग में राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा गया है कि वो भारत के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं कि छात्र नेता और एक्टिविस्ट उमर खालिद पर बिना मुकदमा चलाए 1000 दिनों से भी ज्यादा क्यों जेल में रखा गया है। अमेरिका में रह रहे मणिपुर के लोगों ने अलग से प्रदर्शन किया है। इसमें मणिपुर पर पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया गया है। यह प्रदर्शन कुकी आदिवासी समुदाय के परिवारों का है, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी मणिपुर में रहने का मौका दिया जाए। मणिपुर के कुकी लोगों का अमेरिका में प्रदर्शन बहुत मायने रखता है। पहली बार इस समुदाय ने इस तरह के प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। अमेरिका के तमाम पत्रकार संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं ने भारत में प्रेस की आज़ादी खतरे में पड़ने का मुद्दा उठाया। प्रमुख अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने वहां की 8 मीडिया संस्थाओं की अपील प्रकाशित की है। इस संबंध में जारी एक पोस्टर में उन पत्रकारों को दिखाया गया है जो भारत की विभिन्न जेलों में कैद हैं या नजरबंद हैं। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट यानी IPI ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाने का आह्वान किया है। मीडिया संघ ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति पर चिंता जताई है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में महत्वपूर्ण पत्रकारों के खिलाफ कानून का हथियार की तरह इस्तेमाल आम हो गया है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय आधिकारिक राज्य की यात्रा पर अमेरिका में है। मीडिया संघ ने कहा है कि बाइडेन को इस अवसर का उपयोग भारत में प्रेस की आज़ादी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए करना चाहिए, जिसमें कश्मीरी पत्रकारों की दुर्दशा और आलोचना करने वाले पत्रकारों को चुप कराने के लिए कानून का दुरुपयोग शामिल है। इसने कहा है कि मोदी को देश में प्रेस की आज़ादी के लिए माहौल में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर करना चाहिए। बता दें, IPI ने कहा है कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से 1 दशक में मीडिया पर कार्रवाई आम हो गई है।
आईपीआई ने पिछले महीने मोदी को एक खुला पत्र प्रकाशित किया था जिसमें उनसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया था। यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया था कि भारतीय जनता विविध स्वतंत्र समाचार और जानकारी प्राप्त करने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राहुल गांधी को 2024 के लिए पीएम का उम्मीदवार बता दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है और लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और राहुल के बीच चुनाव करना है। शाह ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूछा कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा, राहुल बाबा या नरेंद्र मोदी। इस पर बीजेपी की रैली में आई भीड़ नरेंद्र मोदी के नारे लगाने लगी। बता दें, विपक्ष की पटना में हो रही बैठक से पहले अमित शाह ने राहुल गांधी को पीएम का उम्मीदवार बनाकर मोदी से मुकाबला करने की कोशिश की है। बता दें, विपक्ष में कई नेता पीएम पद का खुद को उम्मीदवार मानते हैं और अमित शाह का यह बयान विपक्ष के बीच फूट पड़वाने की कोशिश माना जा सकता है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का साथ नहीं देने पर अरविंद केजरीवाल ने अल्टीमेटम दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने धमकी दी है कि अगर कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ उसके अभियान का समर्थन नहीं करती है तो वो कल की प्रमुख विपक्षी बैठक में शामिल नहीं होंगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल पटना पहुंच चुके हैं। बता दें, अरविंद केजरीवाल इसको लेकर पिछले कई दिनों से दबाव बना रहे हैं। एक दिन पहले ही केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर कहा था कि 23 जून को पटना बैठक में सबसे पहले दिल्ली अध्यादेश पर बात हो। उन्होंने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी विपक्षी दलों से कहा था कि वो लोग पहले कांग्रेस से पूछें कि दिल्ली अध्यादेश पर उसकी क्या राय है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि केजरीवाल ने कहा है कि अगर कांग्रेस अपना अध्यादेश पर रुख साफ नहीं करेगी तो वो विपक्षी एकता के लिए साथ नहीं आएंगे। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल जी आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप वहां जाएं या ना जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि और हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि आप विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए केवल बहाने ढूंढ रहे थे, आपको ऊपर से हुक्म आया होगा। उन्होंने कहा ये विपक्ष की सौदेबाजी की बैठक नहीं है, ये देश की चिंता करने वालों की मीटिंग है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने पर ममता बनर्जी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य की पुलिस दूसरे राज्यों के मुकाबले दक्ष है। ममता बनर्जी ने कहा कि यहां पंचायत चुनाव के दौरान चाहे जितनी तादाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ममता ने यह बयान विपक्षी नेताओं की बैठक के लिए पटना रवाना होने से पहले दिया। बता दें, अगले महीने पंचायत चुनाव के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने तमाम जिलों में केंद्रीय बलों को तैनात करने का निर्देश दिया। उसी के बाद ममता बनर्जी का ये पहला बयान आया है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मणिपुर 50 दिनों से जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मौन रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर पर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी ऐसे समय बुलाई है जब पीएम देश में नहीं है। इससे यह साफ है कि पीएम के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। बता दें, पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर बिल्कुल चुप रहे हैं और नेताओं से मुलाकात और जनता से शांति की अपील भी नहीं की है। केंद्र सरकार ने आखिरकार मणिपुर के हालात पर विचार करने के लिए सभी राजनीतिक दलों की 24 जून को बैठक बुलाई है। मणिपुर 3 मई से जातीय हिंसा से प्रभावित है। अभी तक 110 से अधिक जानें जा चुकी हैं। 250 से ज्यादा चर्च जलाए जा चुके हैं। हजारों घरों को फूंक दिया गया है। कुकी आदिवासी तमाम क्षेत्रों से पलायन कर गए हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार शाम ट्विटर पोस्ट में कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये घोषणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा नई दिल्ली में शाह से मुलाकात के तुरंत बाद हुई है। हरियाणा में भाजपा और उसके गठबंधन के सदस्य जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के बीच दरार पैदा हो गई है। हाल ही में अमित शाह ने घोषणा की थी कि भाजपा हरियाणा की सभी 10 सीटों पर लड़ेगी और जीतेगी, लेकिन आज 22 जून को जेजेपी नेता और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जेजेपी सभी 10 सीटों पर लड़ेगी। दुष्यंत चौटाला ने आज गुरुवार को भिवानी में संवाददाताओं से कहा, ना तो हम भाजपा को रोक सकते हैं और ना ही भाजपा हमें रोक सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने की तैयारी कर रही है। बता दें, महिला पहलवानों के मुद्दे पर हरियाणा के जाट भाजपा से बेहद निराश हैं। ऐसे में वो जाट नेतृत्व वाले दल को ही 2024 में वोट डालेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही या आसपास हो सकते हैं।
दुष्यंत चौटाला के फैसले से ये होगा कि जाट मतदाताओं के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस और अजय चौटाला दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जेजेपी होगी, यानी जाट वोट बन सकते हैं। इससे बीजेपी को सीधे फायदा होगा, मतलब ये बीजेपी की रणनीति भी हो सकती है। ऑल्ट न्यूज, बूम लाइव जैसी फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइटों के लिए अब रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है। उनकी जवाबदेही तय करने के लिए एक विधेयक में इसका प्रावधान किए जाने की तैयारी है। अगर ऐसा हो गया तो फिर ऐसी वेबसाइटें बिना रजिस्ट्रेशन के फैक्ट चेक क्या कर पाएंगी? तो सवाल है कि फेक न्यूज़ का क्या होगा? क्या सरकारी एजेंसी या फिर सरकार द्वारा मंजूर वेबसाइट ही फैक्ट चेक कर पाएंगी? बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन फैक्ट चेक करने वाले प्लेटफॉर्मों को अधिक जवाबदेह बनाने की सरकार की योजना है। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से यह खबर जारी की है। इसने कहा है कि पता चला है कि इस उपाय को आगामी डिजिटल इंडिया बिल के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान के रूप में विचार किया जा रहा है। ये रिपोर्ट तब आई है जब पिछले कुछ समय से केंद्र ने ऑनलाइन फैक्ट चेक वाली सामग्री पर शिकंजा कसने का प्रयास किया है। इस साल के अंत में प्रमुख राज्यों में चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की अल्पसंख्यक शाखा उन लोगों को प्रमाण पत्र वितरित करेगी जो प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण और पहल की सराहना करते हैं। पार्टी बुधवार को देवबंद शहर में लगभग 150 मुसलमानों को मोदी मित्र प्रमाण पत्र देगी, जो शहर में इस्लामी अध्ययन का सबसे बड़ा केंद्र है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के चुनिंदा 65 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा काम किया जा रहा है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। बीजेपी ने इसके लिए हर एक विधानसभा में 5000 मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए देश के 65 लोकसभा क्षेत्रों में आने वाले हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक प्रभारी और 30 सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, ये भाजपा कैडर बेस से परे अल्पसंख्यकों तक पहुंचने का एक प्रयास है। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के मानवाधिकारी समता मूल्यक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। उन्होंने कहा कि वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गजर से अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यूपी में लोकसभा के 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती हैं, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता है कि वो यहाँ अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी? अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।